चैप्टर 1641 1650। ये कौन है? लान गनहाई को झटका लगा। कोई उससे मौत तक लड़ने क्यों आया? उसने ऐसा क्या किया जिससे वह नाराज हो गया? अंकल झेंग लॉन्ग मियाओइन भी दंग रह गया। तब उसे कारण समझ में आया। झेंग तियानयुआन उस समय ये किंग से प्यार करता था, यहाँ तक कि ये कैंग ने भी उन्हें शादी की अनुमति दे दी थी। ये किंग भाग निकला, वो हुआंग हो गया और फिर लॉन्ग गनहाई का पीछा किया। अब यह अच्छा है झेंग तियानयुआन को इस बारे में पता चला और वह दरवाजे पर आया। जियो फैन ने असहाय होकर आह भरी। इस बूढ़े झेंग का क्या मतलब है? लॉन्ग गनहाई, मैं तुम्हें 3 सांसें देती हूँ, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं आज इस जगह को समतल कर दूंगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाहर झेंग तियानयुआन अभी भी गुस्से में दहाड़ रहा था और भयानक हत्या की मंशा सभी दिशाओं में फैल गई थी। जियो ज़ियाओफान, ये लॉन्ग गनहाई ने जल्दी से जियो फैन को देखा। उसे लड़ने दो, मुझे लगता है कि झेंग तियानयुआन को एक सांस में उड़ाने के लिए उसकी ताकत पर्याप्त नहीं है। जियो फैन अवाक था। यह स्पष्ट रूप से लॉन्ग गनहाई और झेंग तियानयुआन के बीच प्यार और नफरत है। उससे दामाद बनने के लिए कहने का क्या मतलब है? जियो फैन, जाओ और अंकल झेंग को मनाओ। लॉन्ग मियाओइन ने भी सलाह दी। झेंग तियानयुआन ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, इसलिए वह झेंग तियानयुआन और उसके पिता के बीच कुछ भी अप्रिय घटित होते नहीं देखना चाहती थी। और उसके पिता की ताकत क्या है? अगर झेंग तियानयुआन ने उसे निशाना बनाया तो उसकी जान जा सकती है। ठीक है, जियो फैन ने आह भरी और केवल सहमति व्यक्त की। ये कौन है? मुझे नहीं पता, लेकिन यह व्यक्ति हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली है। लॉन्ग गनहाई ऐसे व्यक्ति को कैसे अपमानित कर सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मुझे क्या करना चाहिए? ज़ियाओ फैन से संपर्क करें। वू शिनजू, फैंग ज्वांगशी और अन्य लोग भी झेंग तियानयुआन की भयानक आभा में लिपटे हुए थे, जिससे उन्हें हर जगह ठंड का एहसास हो रहा था। किसने सोचा होगा कि लॉन्ग गनहाई तियानशिनझो पहुंचते ही इतने मजबूत आदमी को नाराज कर देगी? स्वूश। इस समय प्रकाश की एक धारा तेज गति से नीचे से उड़ी, शून्य में आई और झेंग तियानयुआन से भिड़ गई। जियो फैन, मुझे मत रोको, आज मेरे और लॉन्ग गनहाई के बीच झगड़ा है। झेंग तियानयुआन ने अपने दांत पीस लिए, यहाँ तक कि अगर वह जियो फैन को देख भी लेता तो भी वह पीछे नहीं हटता। इतने साल बीत गए, वह अभी भी ये किंग को जाने नहीं दे सका। अब अंततः उसे अपने पूर्व प्रतिद्वंद्वी से प्रेम करने का मौका मिला। उसे लॉन्ग गनहाई के साथ निर्णायक युद्ध लड़ना ही था। क्यों परेशान हो? चलो चलते हैं, जियो फैन ने शांति से कहा। जियो फैन, लॉन्ग गनहाई और मैं अपनी पत्नी को चुराने की नफरत को छोड़ नहीं सकते। झेंग तियानयुआन ने अपने दांत पीस लिए। वास्तव में उनके और लॉन्ग गनहाई के बीच की नफरत आसानी से हल नहीं हो सकी। यदि संभव हो तो जियो फैन इस गड़बड़ी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेगा, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। किसने उसे ऐसा बदकिस्मत ससुर दिया? माफ करना झेंग तियानयुआन, इस मामले में मैं पहले केवल आपको दबा सकता हूँ। जियो फैन ने आह भरी। आप टकराना। जैसे ही आवाज गिरी, जियो फैन ने सीधे कार्रवाई की। लॉन्ग गनहाई और झेंग तियानयुआन को लड़ने देना मौत को आमंत्रित करने के समान है, तो ये कठिन काम केवल जियो फैन को ही सौंपा जा सकता है। जियो फैन की चाल भयंकर थी और उसने सीधे मुक्का मारा। भयानक मुट्ठी की रोशनी और गड़गड़ाहट ने झेंग तियानयुआन पर भारी बल से प्रहार किया। धक तेरी की! झेंग तियानयुआन क्रोधित हो गया और उसने जियो फैन के मुक्के का प्रतिकार करने के लिए अपनी हथेली से थप्पड़ मारा। बूम बूम बूम, दोनों के बीच शून्य में लड़ाई हुई और इस आघात के परिणामस्वरूप दुनिया नष्ट होने लगी। यह अद्वितीय स्वामियों के बीच लड़ाई थी। लॉन्ग परिवार और जिक्सियन संप्रदाय के लोगों ने सप्ताह के दिनों में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। झेंग तियानयुआन जियो फैन के प्रतिद्वंद्वी से बहुत दूर था, लेकिन जियो फैन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। इस मामले को लॉन्ग गनहाई पर छोड़ देना चाहिए था। उसे सचमुच हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। ये तो बस अफसोस की बात है बेकार ससुर के लिए। टकराना। बूम! नीचे जिक्सियन संप्रदाय के लोग हैरान रह गए। ये बहुत मजबूत है। हे भगवान, ज़ियाओ फैन की असली ताकत। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह आदमी कौन है जो दूसरी तरफ है? दोनों के बीच लड़ाई का नतीजा भयानक था। अगर ये परिवार की रक्षा व्यवस्था सक्रिय न होती, मुझे डर है कि वे सभी गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। ये रक्त धुंध में भी बदल सकता है। पफ! अंत में झेंग तियानयुआन अभी भी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे खून की खांसी होने लगी।
तुम जाओ, जियो फैन ने असहाय होकर कहा। लेकिन झेंग तियानयुआन हार मानने को तैयार नहीं था, भले ही उसे खून की खांसी क्यों न आ जाए। उसने नीचे देखा और हताश होकर दहाड़ते हुए कहा, लॉन्ग एनहाई, अगर तुम मर्द हो तो बाहर आओ और मुझसे अकेले लड़ो। लेकिन नीचे कोई हलचल नहीं थी। लॉन्ग एनहाई उससे क्यों लड़ेगा? क्या तुम मजाक कर रहे हो? लॉन्ग एनहाई, तुम काया हो? झेंग तियानयुआन क्रोधित था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या गलत हुआ है। आखिर ये किंग ने एक काय को क्यों चुना? आह! झेंग तियानयुआन के बाल बिखरे हुए थे और उसकी अभिव्यक्ति लगभग पागलपन भरी थी। लेकिन अंत में वह फिर भी चला गया। उसे जियो फैन ने हरा दिया। लेकिन जाने से पहले झेंग तियानयुआन ने एक कठोर शब्द छोड़ते हुए कहा कि वह फिर से आएगा। इससे लॉन्ग एनहाई डर गया। जियो फैन शून्य से निकल गया और लॉन्ग परिवार में वापस आ गया। जियो फैन, कृपया मुझे वुआंगझो वापस भेज दो। यहाँ बहुत खतरनाक है। लॉन्ग एनहाई डर गया। उसे लगा कि वह तियानशिनझोउ नहीं आया है, बल्कि एक खतरनाक जगह पर आया है। लॉन्ग एनहाई के अचानक प्रस्ताव ने जियो फैन को उलझन में डाल दिया। पिताजी, कोई बात नहीं। अंकल झेंग बहुत अच्छे इंसान हैं। लॉन्ग मियाओइन ने जल्दी से सलाह दी। उसे सिरदर्द भी हो रहा था। किसने सोचा होगा कि झेंग तियानयुआन अचानक उसे मारने आएगा? इससे पहले ये कैंका लॉन्ग एनहाई को घूरना ही उसे असहज करने के लिए काफी था। अब एक और झेंग तियानयुआन है। ये कहा जा सकता है कि लॉन्ग एनहाई निश्चित रूप से पहला है। उसका क्षेत्र अभी भी टोंगटियन क्षेत्र में है, लेकिन शिया क्षेत्र में दो शक्तिशाली लोगों ने उसे घूर कर देखा। यदि लॉन्ग एनहाई ने जो किया वह फैल गया, यह अनुमान लगाया जाता है कि इससे होने वाली उथल पुथल निश्चित रूप से जियो फैन से कम नहीं होगी। इसे देखो, यह एक आदमी का आदर्श है। वह स्वर्गीय देव मंदिर के स्वामी की बेटी का अपहरण कर सकता है और उसे अपनी रखेल बना सकता है। जियो फैन छोड़ दिया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने लॉन्ग एनहाई को अपनी कई संचार जेड पर्चियां दी। और लॉन्ग एनहाई ने जियो फैन से हवेली के अंदर और बाहर रक्षात्मक अवरोध को मजबूत करने के लिए कहा। अन्यथा लॉन्ग एनहाई सचमुच असहज हो जाएगी। इस अनुरोध के लिए जियो फैन केवल अवाक होकर सहमत हो सकता था। वह क्या कर सकता है? वह भी असहाय था। अगले कुछ दिनों में झेंग तियानयुआन बहुत शांत था और उसने परेशानी पैदा नहीं की, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि जब तक जियो फैन वहां है, वह निश्चित रूप से लॉन्ग एनहाई को कुछ नहीं कर पाएगा। वास्तव में ये बात सभी जानते थे। भले ही झेंग तियानयुआन ने लॉन्ग एनहाई को देख लिया हो, वह कभी भी लॉन्ग एनहाई को नहीं मारेगा। आखिरकार वह लॉन्ग मियाओइन के पिता थे। झेंग तियानयुआन उसे कैसे मार सकता था? बात बस इतनी सी थी कि वह क्रोधित था। समय उड़ गया। 7 दिन और बीत गए। जिक्सियन संप्रदाय और लांग परिवार के लोग पूरी तरह से स्थिर थे। यहाँ हर चीज का ध्यान लॉन्ग मियाओइन ने रखा था। तियानशिन मंदिर की देवी की उपाधि बहुत उपयोगी थी। यदि यह काम नहीं करता, फिर जियो फैन का नाम लें। यह अनुमान लगाया गया है कि अब वह ये कैंग से भी बदतर नहीं है। और यह खबर भी फैल गई कि जियो फैन ही परिवार के शेष सदस्यों को भगाने के लिए आगे आया है। हर कोई जानता है कि परिवार के क्षेत्र के लोगों का अब जियो फैन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। जब तक वे मूर्ख नहीं हैं, वे कभी भी भड़काने की हिम्मत नहीं करेंगे। लॉन्ग मियाओइन के साइड हॉल में जियो फैन ने लॉन्ग मियाओइन को अलविदा कहा। मेरे जाने के बाद वे सभी आपकी देखभाल में रहेंगे, जियो फैन ने एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा। चिंता मत करो, लॉन्ग मियाओइन ने धीरे से आह भरी। जियो फैन जिस वे के बारे में बात कर रहा था, वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि वे कौन थे। बेशक ये हुरुई और नानगोंग लिंगक्सुआन थे। जहां तक लॉन्ग कैवेई की बात है, वह उसकी अपनी बहन थी और लॉन्ग मियाओइन निश्चित रूप से उसका ख्याल रखेगा। लॉन्ग मियाओइन भी बहुत उदार थे और उन्होंने ये चीजें स्वीकार कर लीं। वास्तव में वह जियो फैन के दिल में अपनी स्थिति अच्छी तरह से जानती थी। उसके लिए जियो फैन गुस्से में जिंगचुआन शहर लौट आया था। उसके लिए वह तियानशिनझोउ तक पीछा करता रहा। बाद में स्वयं के लिए उसने 10 अद्वितीय बलवानों से लड़ने के लिए बैरियर में प्रवेश किया। लॉन्ग मियाओइन ने ये सब चीजें देखी, इसलिए वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके लिए जियो फैन की भावनाएं नकली नहीं थीं। इसलिए उसे इन बातों पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं थी। इस दुनिया में बलवानों का सम्मान किया जाता है। एक शक्तिशाली पुरुष के आसपास कभी भी महिलाओं की कमी नहीं होगी, लेकिन उसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति होना ही काफी है जो उसके साथ इतनी ईमानदारी से पेश आए। जियो फैन ने स्वर्ग का मंदिर छोड़ दिया और मानव जाति को छोड़ दिया।
इस बार उन्होंने और ये कैंग ने टोकन मांगा। उसके बाद वह स्वर्गीय भगवान मंदिर के बुजुर्गों की तरह हो जाएगा। अगर वह स्वर्गीय भगवान मंदिर में प्रवेश करना चाहता है तो उसे 4 स्वर्गीय द्वारों से गुजरने की जरूरत नहीं है। बाहरी दुनिया में आना जियोफैन ने दानव कबीले को मार डाला। मुझे अपने बेटे के लिए आत्मा पत्थर अर्जित करना है, जियोफैन ने आह भरी। लेयर को जितने आत्मिक पत्थरों की आवश्यकता है उनकी संख्या बहुत अधिक है। वास्तव में जियोफैन के पास अभी भी एक अधिक सुविधाजनक तरीका है। बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वह मुक्ति की स्थिति तक नहीं पहुंच जाता। फिर तियांदाओ से छुटकारा पाने का एक तरीका खोजे और घोषणा करे कि वह मनुष्य का सम्राट है। उस समय पूरे जीवजों के संसाधन उसके होंगे, लेकिन यह अफसोस की बात है इसमें बहुत समय लगता है। जियोफैन इंतजार कर सकता है, लेकिन लेयर के बारे में क्या? यदि उसका मार्शल आर्ट बच्चे बड़ा हो जाए और उसे पता चले कि वह इसका अभ्यास नहीं कर सकता, तो क्या वह असहज महसूस करेगा? शायद पिता बनने के बाद वह यही सोचता होगा। जाहिर है एक आसान विकल्प भी है, लेकिन उसने एक कष्टकारी रास्ता चुना। अगला जियोफैन ने योजना बनाई और उद्देश्यपूर्ण ढंग से राक्षस कबीले की विभिन्न जातियों पर हमला किया। वास्तव में उसकी योजना और उद्देश्य बाहर से अंदर की ओर आक्रमण करना है। वह हर रास्ता पार करना चाहता है। सबसे पहले यिनतियन कुत्ता कबीला पीड़ित हुआ। जियोफैन, तुम फिर से यहाँ क्यों हो? यिनतियन कुत्ता कुलपति हैरान था। ये दुष्ट तारा फिर यहाँ क्यों है? हे, मेरे पास हाल ही में पैसे की कमी है। मुझे अपने कबीले के गोदाम में सभी संसाधन दे दो और मैं चला जाऊंगा, अन्यथा मैं आज निश्चित रूप से लोगों को मार डालूंगा। बूम! जियोफैन की अपनी आभा फूट पड़ी। अब वह जीशेंग दायरे के तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंच गया है। यिनतियन डॉग पैट्रियार्क के लिए जीतने की संभावना तो दूर की बात है, यहाँ तक कि अपनी जान बचाना भी एक समस्या है। इसे मुझे दे दो। यिनतियन डॉग कुलपति ने नर्म रुख अपनाया और गोदाम में मौजूद सभी संसाधन सौंप दिए। अगले आधे महीने में राक्षस कुल की सभी प्रमुख जातियों में यही बात घटित हुई। यहाँ तक कि ग्रे फ्लड मगरमच्छ कबीले, जिसने पहले समझौता कर लिया था, को फिर से जियोफैन ने दौरा किया। ये कहा जा सकता है कि इस बार जियोफैन को स्वर्ग और लोगों से नफरत थी, लेकिन इस बार किसी ने भी इस दुष्ट सितारे की परवाह करने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि राक्षस कबीले की पुरानी प्राचीन वस्तुएं भी। इस घटना के बारे में जानने के बाद वे बहुत चुप हो गए। उन सभी ने ये दिखावा करने का प्रयास किया कि उन्होंने इसे नहीं देखा है, तथा वे सभी मृत होने का दिखावा कर रहे थे। ये तो अफसोस की बात है। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मृत होने का नाटक करना चुना, इसका मतलब यह नहीं है कि जियोफैन उन्हें जाने देगा। मोर कबीले और सुनहरे पंख वाले रॉक कबीले को छोड़कर जियोफैन, अन्य बड़ी राक्षस दौड़, सब चारों ओर चला गया। ये कहा जा सकता है कि हंस ने अपने बाल उखाड़ लिए और अपने कवच का कोई निशान नहीं छोड़ा, जिससे राक्षस कबीले में उबाल आ गया और उन्होंने शाप दे दिया। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। ये दुष्ट तारा पूरी तरह से बड़ा हो गया है। कम से कम 10,000 साल की तबाही से पहले ये दुष्ट सितारा निश्चित रूप से 9 प्रांतों पर हावी होगा। जियोफैन अंततः दानव क्षेत्र की गहराई तक पहुंच गया। इससे पहले यहाँ तक आते समय उसे दानव क्षेत्र की गहराई में स्थित भूभाग मानचित्र तक पहुंचना था। उन्होंने सबसे पहले गोल्डन स्केल पूर्वज को पाया। दूसरे पक्ष पर अभी भी आध्यात्मिक पत्थर बकाया है। जिनलिन, बाहर आओ और आत्मा पत्थर वापस करो। जियोफैन जिनलिन पूर्वज के क्षेत्र के बाहर खड़ा था और गुस्से से दहाड़ रहा था। जिस स्थान पर जिनलिन पूर्वज स्थित है वह बहुत दूरस्थ है और क्षेत्र बड़ा नहीं है। सप्ताह के दिनों में केवल कुछ राक्षस कबीले के सेवक ही उसकी सेवा करते हैं। जिनलिन पूर्वज इतने क्रोधित हुए कि वे गुफा से बाहर निकल आए। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं अभी भी अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर रहा हूँ। पूर्वज जिनलिन को लगा कि जियोफैन इस तरह चिल्लाकर उसका खंडन कर रहा है, लेकिन जब उसने जियोफैन के साधना स्तर को देखा तो वह तुरंत चुप हो गया। धत तेरी की, कितने महीने हो गए हैं? वह क्लेश क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंच गया है। क्या तुम पागल हो? इससे पहले जब वह क्लेश क्षेत्र के प्रथम स्तर पर था तो वह उसे हरा नहीं सका था। अब वह कैसे लड़ सकता है जबकि वह क्लेश क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है? हे जिनलिन, कृपया बात करना बंद करो और मुझे शेष आत्मा पत्थर जल्दी से दे दो, या मैं इसे खुद कर लूंगा। जियोफैन ने ठंडे स्वर में कहा। जिनलिन पूर्वज ने आह भरी और दर्जनों भंडारण बैग बाहर फेंक दिए, जिनमें जियोफैन के लिए शेष आध्यात्मिक पत्थर संसाधन थे। वास्तव में लौटने के बाद गोल्डन स्केल पूर्वज तैयार था। वह कुछ संसाधनों के कारण जियोफैन का दुश्मन बनने को तैयार नहीं था,
मुख्य बात की अपराध न करें। इस दुष्ट तारे की क्षमता अद्भुत है। अब भले ही वह राक्षस कबीले के सभी शक्तिशाली लोगों को बुला ले, वह कभी भी दूसरे पक्ष को कुछ नहीं कर पाएगा। बस बहुत हो गया, अब से तुम और मैं साफ रहेंगे। जेनेलिन पूर्वज ने गुस्से से भरे चेहरे से कहा। वह अपने जीवन में कभी भी जियो फैन को दोबारा नहीं देखना चाहता था। ठीक है, आत्मा पत्थर पर्याप्त हैं, लेकिन मामला अभी तक सुलझा नहीं है। जियो फैन ने कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? जेनेलिन पूर्वज को अचानक बुरा लगा। मूलधन तो दे दिया गया है, लेकिन ब्याज बहुत कम है। अगर तुम मुझे और 3 ट्रिलियन उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर दे दोगे तो भूल जाओ। जियो फैन ने हल्के से कहा। तुम छोटे जानवर हो, तुम लूट रहे हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जेनेलिन पूर्वज ढह गया। क्या यह आदमी इतना लालची है? तुम्हें इतने सारे आध्यात्मिक पत्थरों की क्या जरूरत है? क्या उसने इसका पूरा उपयोग कर लिया है? नहीं, जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा, तो मैं इसे स्वयं कर लूंगा। तू अंततः गतिरोध के बाद गोल्डन स्केल पूर्वज ने फिर भी इसे दे दिया। जियो फैन भी संतुष्ट होकर चला गया। वह किजू के घर गया। ये प्रक्रिया जेनेलिन पूर्वज के समान ही है। अंत में मैंने समझौता कर लिया। दानव कबीले के ये 2 पुराने पुरावशेष अब दानव सम्राट से नफरत करते हैं। अगर वह न होती वे इस दुष्ट सितारे को कैसे नाराज कर सकते हैं? इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर संसाधन व्यर्थ हो गए। इन 2 राक्षस कबीले की प्राचीन वस्तुओं को लूटने के बाद जियो फैन जियोंगजू, क्यूजू और अन्य राक्षस कबीले की प्राचीन वस्तुओं की मांग में चला गया। इस बार वह ऋण नहीं वसूल रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक पत्थर उधार लें। जियोंगजू भाई, मेरे पास हाल ही में पैसे की कमी है। मुझे 10 ट्रिलियन उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर उधार दो और मैं इसे किसी अन्य दिन तुम्हें वापस कर दूंगा। जियो फैन ने बहुत जोर देकर कहा। आप इसे उधार नहीं लेना चाहते, क्यों? पूर्वज जोंग पागल हो रहा है। किसने कभी ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति देखा है जो आध्यात्मिक पत्थर उधार लेता हो? यदि आप इसे मुझे उधार नहीं देंगे तो मैं इसे आपसे ले लूंगा और आप स्वयं निर्णय लेंगे। जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा। आखिरकार जियोंगजू ने नरमी दिखाए और फिर भी उसे उधार ले लिया। वह ये सब अपनी प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है। अगर उसे अपने गृहनगर में जियो फैन द्वारा हिंसक रूप से पीटा गया था, अगर यह घटना फैल गई तो उनकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। धन्यवाद। जियाओ फैन ने अपनी मुठियां भींच लीं और फिर लोग चले गए। इन राक्षस कबीले की प्राचीन वस्तुओं में से कोई भी जियो फैन द्वारा आत्मा पत्थर उधार लेने के लिए ब्लैकमेल किए जाने के भाग्य से बच नहीं सका। वे उत्सुक हो गए। इतने सारे संसाधनों और आध्यात्मिक पत्थरों के साथ जियो फैन क्या चाहता है? आखिरकार यहाँ तक कि जियो फैन भी दानव क्षेत्र की गहराई तक पहुंच गया। यहाँ नस्ल के लिए कोई स्थान नहीं है। ये बहुत उजाड़ है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति बहुत मजबूत है। जियो फैन ने चारों ओर नजर घुमाई और वह महसूस कर सकता था कि दानव क्षेत्र में एक बहुत ही भयानक अस्तित्व था। इस अस्तित्व से निकलने वाली आभा इन प्राचीन राक्षसों से कहीं अधिक है। आज शायद वह कोई प्रतिद्वंद्वी भी न हो। राहत क्षेत्र का शिखर गलत है। ये बहुत शक्तिशाली है। यह आभा जीवन हत्या क्षेत्र है। जियो फैन बहुत आश्चर्यचकित था। दानव लोक की गहराई में इतना शक्तिशाली व्यक्ति कैसे हो सकता है? दानव क्षेत्र की गहराई में कई अफवाहें हैं। जियो फैन ने ऐसी अफवाहें बहुत सुनी हैं। मुझे तो यह उम्मीद ही नहीं थी कि अंदर इतना भयानक अस्तित्व होगा। क्या ये सीलबंद है? जियो फैन ने बड़बड़ाया। दानव लोक की गहराई में उस भयानक आभा ने उसकी उपस्थिति को महसूस कर लिया है। प्रतिद्वंद्वी की आभा बेचैन थी और जादुई चक्र की लहरें बह रही थीं। इसे भूल जाओ, चलो बाद में फिर देखेंगे। जियो फैन मुड़ा और चला गया। वह फिलहाल अंदर के लोगों को भड़काना नहीं चाहता। ये स्पष्ट नहीं है कि वे मित्र हैं या शत्रु। यदि आप जल्दबाजी में प्रवेश करेंगे तो खतरा हो सकता है। इस बार जियाओ फैन ने दानव कबीले को लूट लिया। उसने लूट का माल और अपने मूल आध्यात्मिक पत्थर के संसाधनों को उदास भाव से गिना। अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जियो फैन बहुत ही अवाक था। प्राचीन पवित्र शरीर की बेड़ियां तोड़ना बहुत कठिन है। हताशा में जियो फैन दानव कबीले में चला गया। वह दानव वंश, दानव राजा और दानव भगवान से परिचित है। जियो फैन ने इन परिचित जातियों से आत्मा पत्थर उधार लेने का विकल्प चुना। और अन्य राक्षस जातियां, जियो फैन को अब कोई परवाह नहीं थी और उसने बस आत्मा पत्थर उधार ले लिया, लेकिन उसका रवैया थोड़ा सख्त था। कुईमो कबीला, दानव क्षेत्र में प्रमुख शक्तियों में से एक। जियो फैन, तुम्हारे और मेरे
कुइमो कबीले के लोगों के मन में तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। कुइमो कबीले के पूर्वज भयभीत दिखे। उसके पास राहत क्षेत्र के 5वें स्तर की ताकत है। दयाजियो फैन के सामने उनमें विरोध करने का साहस भी नहीं था। मेरे पास हाल ही में पैसे की कमी है, इसलिए मैं कुछ आध्यात्मिक पत्थर संसाधन उधार लेना चाहता हूँ। यदि आप उन्हें मुझे उधार नहीं देते हैं तो आप मुझे नीची नज़र से देखेंगे और मेरे साथ दोस्त जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। जियो फैन ने बहुत जोर देकर कहा। कुइमो कबीले के पूर्वज लगभग रो पड़े। उनका परिवार कब से आपका मित्र बन गया, लेकिन अंत में इस परिवार ने फिर भी समझौता करना ही उचित समझा। कबीले के भीतर आध्यात्मिक पत्थर संसाधनों को दे दो। बिल्कुल नहीं, मैं सचमुच इस दुष्ट स्टार को अपमानित नहीं कर सकता। धन्यवाद। जियो फैन ने उसे धन्यवाद दिया और अगले घर में चला गया। जियो फैन ने 1 और महीना बिताया और दानव क्षेत्र का दौरा किया। वह तो दानव सम्राट, दानव राजा और दानव भगवान के क्षेत्र में भी गया। ये पुराने परिचित भी खुले विचारों वाले थे और उन्होंने जियो फैन से ये भी नहीं पूछा कि वह क्या करना चाहता है। उन सभी ने जियो फैन को बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक पत्थर दिए। ओह, यह अभी भी थोड़ा छोटा है, लेकिन दानव और दानव जनजातियों के पास जल्द ही जमीन खत्म हो रही है, इसलिए तियानगांग मंडप में जाने का समय आ गया है। जियो फैन ने खुद से कहा और मानव जाति के पास लौट आया। तियानगांग मंडप मानव क्षेत्र में हर समय दर्जनों उपनौकाएं और एक मुख्य नाव उड़ती रहती हैं। ये शक्ति मानव जाति में बहुत शक्तिशाली है और मुख्य नाव पर राहत क्षेत्र के शिखर पर बैठे मजबूत लोग हैं। वे मानव जाति के कई अद्वितीय विशेषज्ञों से भी निकट से जुड़े हुए हैं। जियो फैन मानव डोमेन में आया और अब उसके लिए तियानगांग मंडप के मुख्य जहाज की आभा का पता लगाना बहुत आसान है। उसने सीधे बल से उसे मार डाला। तियानगांग मंडप की मुख्य नाव के सामने सीधे अवरोध, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, बूम बूम। जियो फैन ने सीधे कार्रवाई की और लगातार 2 बार मुक्का मारा, जिससे तियानगांग मंडप की मुख्य नाव कांपने लगी। तियानगांग मंडप की मुख्य नाव अद्भुत रक्षात्मक शक्ति वाला एक शीर्ष स्तरीय जादुई हथियार है। ये तो बस अफसोस की बात है जियो फैन अब शक्तिशाली है। तियानगांग मंडप की मुख्य नाव की रक्षा बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। बोल्ड, ये कौन है? झेंग तियाननिंग जानलेवा इरादे से बाहर आया और उसके पीछे कई मजबूत लोग थे। अनगिनत वर्षों से तियानगांग मंडप पर कभी किसी ने हमला नहीं किया है। बेशक ज़ियाओ फैन द्वारा नियुगुइवान, ये तुओ और अन्य का अंतिम अपहरण गिनती में नहीं आता है, लेकिन हे झेंग तियाननिंग, बहुत समय हो गया मिलते हुए। जियो फैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। झेंग तियाननिंग तियानगांग मंडप के बड़े और झेंग तियानयुआन के भाई हैं। तुम जियो फैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? झेंग तियाननिंग हैरान दिखे। ये दुष्ट तारा क्यों आया? इन दिनों पैसों की तंगी है, मुझे आपसे कुछ स्पिरिट स्टोन उधार लेने दीजिए। जियो फैन ने हल्के से कहा। यह निश्चित रूप से एक रहस्य नहीं है कि जियो फैन हाल ही में दानव और राक्षस कुलों से आत्मा पत्थरों को लूट रहा है। झेंग तियाननिंग ने भी इसके बारे में काफी समय से सुना था। मूलतः वह शो देखने का आनंद ले रहे थे। मुझे लगता है कि जियो फैन दानव कबीले को धमकाने गया था, परिणाम ये वास्तव में सीधे उसके क्षेत्र में आया। जियो फैन, तुम और मैं, तियानगांग मंडप ने पहले कभी तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं किया है। झेंग तियाननिंग ने दांत पीसते हुए कहा। पिछली बार ज़ियाओ फैन ने तियानगांग मंडप में इतनी बड़ी आपदा का कारण बना दिया था। बाद में ही बातियन उसे खोजने आया, बता दे कि तियानगांग मंडप भी जियो फैन से निपटने में योगदान देता है। अंत में झेंग तियाननिंग भी सहमत नहीं हुआ। बेशक मुझे पता है, लेकिन मैंने बहुत समय पहले आपके तियानगांग मंडप को नष्ट कर दिया था और मैं अब यहाँ नहीं आऊँगा। मैंने तुमसे कहा था कि हाल ही में पैसे की तंगी है, इसलिए मुझे जल्दी से आत्मा पत्थर दे दो या मैं इसे खुद ही हड़प लूंगा। जियो फैन बहुत मजबूत था। आप कितना चाहते हैं? झेंग तियाननिंग ने दांत पीसते हुए कहा। ठीक है, आप तियानगांग मंडप में अमीर हैं, कृपया मुझे पहले 30 ट्रिलियन उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर उधार दें। अगर मेरे पास पर्याप्त नहीं है तो मैं वापस आऊंगा। जियो फैन ने हल्के से कहा। झेंग तियाननिंग, चलो मौत तक लड़ते हैं। झेंग तियाननिंग पागल हो रहा है। 30 ट्रिलियन उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थरों की अवधारणा क्या है? भले ही तियानगांग पवेलियन अमीर हो, लेकिन वह इतना खर्च नहीं उठा सकता। झेंग तियाननिंग की मौत की प्रतीक्षा करने की प्रवृत्ति को देखकर जियो फैन को भी पता था कि वह क्रूर होने वाला है। बस इतना ही, बस इतना ही, बस मुझे कम दो, ली ये बेड़ियां तोड़ेगी।
स्वर्ग और पृथ्वी से गड़गड़ाहट लाने वाले जादुई घेरे को स्थापित करने के लिए कई आवश्यकताएं होती हैं। मंदिर में यह निश्चित रूप से संभव नहीं है। क्यूशू पर केवल त्यानशेन राज्य ही उपयुक्त है, और जियोफैन के दिल में भी एक उपयुक्त जगह है। यहीं पर तीनों जातियों के क्षेत्र मिलते हैं। इसलिए जियोफैन ने 3 कुलों के चौराहे पर गठन को रखने का फैसला किया। झाओ हुजी ने तियानजी संप्रदाय के सभी शक्तिशाली लोगों को भेज दिया है और वे सभी पास में ही इंतजार कर रहे हैं। जियोफैन ने सभी घटनाओं को बुलाया और तुरंत गठन बाधा स्थापित करना शुरू कर दिया। सब कुछ एक खजाना है और यह केवल प्राचीन पुस्तकों और दस्तावेजों में ही मौजूद है। अगर जियोफैन ने पहले इसे आसानी से उजागर किया होता तो यह निश्चित रूप से कई लोगों के लालच को जगाता। पर अब कौन हिम्मत करेगा? गठन बहुत सुचारू रूप से व्यवस्थित किया गया था। झाओ यानफू, लेन झाके, चियुलियानशांग, जियान वेयो और अन्य सभी यहाँ हैं, और तियानजी संप्रदाय के मजबूत लोग उनके बगल में इंतजार कर रहे हैं। ली एर और किंग एर उत्साह से देखते रहे। अंकल वे, क्या मैं इस संरचना में प्रवेश करने के बाद अभ्यास कर सकता हूँ? ली एर ने वेई झोंगशान को देखा और उत्सुकता से पूछा। ठीक है, आपके पिता ने हाँ कहा, ये सही है। वेई झोंगशान ने सिर हिलाया। किंग ए जियाओ जिन पर सवार हुई, लेकिन इस बार उसने अपने बाल नहीं उखाड़े, बल्कि उसे बड़ी दिलचस्पी से देखती रही। और जियो जिन ने अंततः लंबे समय से खोई हुई शांति की शुरुआत की। अंततः अब और यातना नहीं। जादुई घेरे की व्यवस्था पूरी करने में जियोफैन को 7 दिन लगे। जियोफैन भीड़ में आया और लियर को देखा। लियर, ये थोड़ा बाद में चोट पहुंचा सकता है, क्या आप डरते हैं? डरो मत, लियर ने बहुत दृढ़ता से कहा। पिताजी, क्या मैं जल्द ही अभ्यास करने में सक्षम हो जाऊंगी? ठीक है, अगर आप इस स्तर को पार कर लेते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे, जियोफैन ने मुस्कुराते हुए कहा। झाओ यानफू बहुत चिंतित था। जियोफैन ने उसे पहले ही बता दिया है। लियर का शरीर एक प्राचीन पवित्र शरीर है। ये शरीर साधना के लिए उपयुक्त नहीं है और इसकी बेड़ियां तोड़नी होंगी। बेड़ियां तोड़ने के लिए उन पर आध्यात्मिक गड़गड़ाहट का प्रयोग करना होगा। ये प्रक्रिया अत्यंत कष्टकारी होगी। चलो चलें। जियोफैन ने ली ये के सिर को छुआ। अच्छा, लिये ने सहमति जताई, फिर अपनी माँ की ओर देखा। माँ, मैं अपने पिता के साथ गई थी। लियर, अगर तुम अभ्यास नहीं करोगी तो क्या होगा? क्या ये ठीक है? झाओ यानफू ने धीरे से पूछा। वह अपने बेटे को कष्ट में नहीं देख सकती थी। नहीं, मैं अभ्यास करना चाहती हूँ। मैं अपने पिता की तरह शक्तिशाली बनना चाहती हूँ, लिये ने बहुत दृढ़ता से कहा। झाओ यानफू ने हल्की सी आह भरी और कुछ नहीं कहा। चियुलियानशांग दौड़कर एक तरफ गई और उसे सांत्वना देती रही। अच्छा लड़का, चलो लियर चलें। जियोफैन जानता था कि उसके बेटे का जिद्दी स्वभाव उसके जैसा ही था। जियाओफैन ने लियर को संरचना के केंद्र में रखा। लियर, यहीं रुको, ये प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होगी, तुम्हें रुकना होगा, जियोफैन ने गंभीरता से कहा। चिंता मत करो पिताजी। जियोफैन ने सांस ली। उसने गठन को सक्रिय करना शुरू कर दिया और फिर हजारों भंडारण बैग निकाले। घूश घूश घूश, अनगिनत संसाधन आत्मा पत्थर जमीन पर गिर गए। इस संरचना में अनगिनत आध्यात्मिक पत्थर हैं। न केवल सर्वोत्तम आध्यात्मिक पत्थर, बल्कि मध्यम और निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर भी। ये वर्षों से जियाओफैन की संपत्तियां हैं और वहां बहुत सारे प्राकृतिक खजाने हैं जिनमें बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति निहित है। उन सभी का उपयोग संरचना की नींव को बनाए रखने के लिए किया जाता है। लिये संरचना के केंद्र में बैठा था। उसने चारों ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें झपक रही थीं और वह बहुत उत्साहित था। क्या वह अंततः इस तकनीक का अभ्यास कर सकेगा? अंततः उसे हर दिन केवल चालों का अभ्यास ही नहीं करना पड़ता। आसपास के सभी लोग गंभीर दिख रहे थे। इस समय झाओ हुजी को समझ में आ गया कि जियोफैन क्या करने जा रहा था। क्या ये गठन लड़के के लिए है? ये कौन सी संरचना है? झाओ हुजी ने चारों ओर देखा, लेकिन अभी भी यह नहीं पहचान पाया कि यह किस प्रकार की संरचना थी। और उन्होंने कभी किसी ऐसी संरचना के बारे में नहीं सुना था जो इतने सारे संसाधनों का उपभोग करेगी। इन संसाधनों की मात्रा इतनी अधिक थी कि अद्वितीय स्वामी भी भय से कांप उठते थे और आसानी से बेहोश हो जाते थे। आसपास झाओ यानफू उलझन में खुश और चिंतित दिख रहे थे। लैन झांके और चियुलियानशांग उसे सांत्वना देते रहे। चिंता मत करो जियाओ लैंगली, ये की रक्षा करेगा। लियर ठीक हो जाएगी। इससे बाहर निकलने के बाद वह अभ्यास कर सकती है। और क्या जियाओफैन ने नहीं कहा कि लियर का शरीर मजबूत है?
एक बार जब वह मुक्त हो जाएगी तो उसका भविष्य उज्जवल होगा। तुम्हें खुश होना चाहिए, यानफू। यद्यपि ये महिलाएं सप्ताह के दिनों में एक दूसरे से झगड़ती हैं, लेकिन इस समय वे अच्छी बहनों की तरह हैं। हुआलाला, जियाओ फैन ने अंततः आध्यात्मिक पत्थरों को बाहर निकाला जो एक विशाल पर्वत की तरह ढेर हो गए थे। वास्तव में वह अभी भी काफी शांत था। आखिरकार स्टार मैप में इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर थे कि वह उन्हें देखने के लिए बहुत आलसी था। जियो फैन ने सांस छोड़ी और सभी चीजों ने उसे घेर लिया। गठबंधन, उठो! बूम! अचानक संरचना के बाहर से एक सुनहरा प्रकाश पर्दा निकला। अवरोध प्रकट होने के बाद ये सीधे सभी दिशाओं में फैल गया और अंदर मौजूद जियो फैन और लियर को भी ढाक लिया। अवरोध हिलने लगा, जिसके कारण जो लोग पहले बहुत नजदीक थे वे पीछे हटने लगे। अंत में 10,000 मील की परिधि वाला एक अवरोध निर्मित हो गया। बाधा में आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत समृद्ध है। जमीन पर पड़े अनगिनत आध्यात्मिक पत्थर ऊर्जा तरंगे उत्सर्जित करते हैं। बाधा में हर सांस में ऐसा महसूस होता है जैसे छिद्र खींच गए हैं और आध्यात्मिक शक्ति में सुधार हुआ है। यह अनगिनत प्रमुख जातियों द्वारा संचित आध्यात्मिक पत्थर संसाधन है। ये भी कहा जा सकता है कि त्यानशीनझोऊ की आधी संपत्ति यही है। अगला जियो फैन वानज़यान के सहयोग से अनगिनत आध्यात्मिक पत्थर संसाधनों की आध्यात्मिक शक्ति का मार्गदर्शन करने के लिए गठन में है। सबसे पहला कदम, लियर के शरीर को राजसी आध्यात्मिक शक्ति से बपतिस्मा दे, लगातार उसके डेंटियन को पोषण दे ताकि उसका डेंटियन, जो चट्टान की तरह ठोस है, पहले आध्यात्मिक शक्ति के अनुकूल हो सके और आध्यात्मिक शक्ति को संग्रहित कर सके। घूमती हुई आध्यात्मिक शक्ति कई आध्यात्मिक ड्रैगन में संघनित हो गई, जो अवरोध में उड़ रहे थे और चक्कर लगा रहे थे। जाना। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, जियो फैन चिल्लाया और ये सभी आध्यात्मिक ड्रैगन ये की ओर दौड़ पड़े। ली अदंग रह गया। उसे इन आध्यात्मिक ड्रैगन की शक्ति का एहसास हो रहा था, लेकिन साथ ही खतरे का भी एहसास हो रहा था। लेयर अभी भी युवा है और राजसी आध्यात्मिक शक्ति उसके पूरे शरीर को बपतिस्मा दे रही है। उसकी हड्डियां और मांसपेशियां आसानी से फट सकती हैं, और यदि वह सावधान नहीं है, यदि वह लेयर के शरीर में प्रवाहित होने वाली आध्यात्मिक शक्ति की मात्रा को नियंत्रित नहीं कर सकता है, इससे ये की नींव भी नष्ट हो जाएगी और वह अब से एक बेकार व्यक्ति बन जाएगा और गंभीर मामलों में वह विस्फोट से मर भी जाएगा। ये कहा जा सकता है कि यह संरचना अत्यंत कठिन है। यदि जरा सी भी चूक हुई तो लेयर की जान को खतरा हो सकता है। इस संरचना को संचालित करने के लिए भी निकटतम लोगों की आवश्यकता होती है। लेयर के डेंटियन में आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित हो रही थी। लेयर का चेहरा अचानक लाल हो गया। उसने अपने पेट के निचले हिस्से में ठंडी और गर्म धाराओं का प्रवाह महसूस किया। प्रवेश करने के बाद ये नष्ट होता रहा। पहले तो ये ठीक था क्योंकि जियो फैन ने मात्रा पर ध्यान दिया था, लेकिन फिर लेयर को दर्द महसूस हुआ। ये दर्द सूजन का था। उसे लगा कि उसका छोटा सा शरीर राजसी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा उड़ा दिया जाएगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका अनुभव अवश्य किया जाना चाहिए। राजसी आध्यात्मिक शक्ति से शरीर को बपतिस्मा दे और डेंटियन की चट्टान को पिघलाएं। आह! विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, लेयर दर्द से चिल्लाया। उसके बाल उड़ रहे थे और उसका चेहरा अत्यंत दर्दनाक था। पिताजी, दर्द हो रहा है। पकड़ना। जियाओ फैन ने अपने दांत पीस लिए। उसके माथे की नसें उभर आई और उसका चेहरा लाल हो गया। विशाल आध्यात्मिक पत्थर संसाधनों को नियंत्रित करना और इन आध्यात्मिक शक्तियों को लेयर के शरीर में डालना वास्तव में अपने आप में एक बहुत कठिन बात है। जियो फैन भी व्यथित महसूस कर रहा था, लेकिन लेयर को इस स्तर को अकेले ही पार करना था। लेयर झाओ यानफू बैरियर के बाहर थी। उसकी आंखें लाल थीं और आंसू बहना बंद नहीं हो रहे थे। ब्लू वॉर बर्ड और चियू लियानशान उसे धीरे से सांत्वना दे रहे थे। बपतिस्मा जारी रहा। ये प्रक्रिया बहुत लंबी थी। इसमें कुल मिलाकर लगभग 3 घंटे लगे। प्रथम स्तर उत्तीर्ण माना गया। 3 जनजातियों के मिलन स्थल पर एक रहस्यमय संरचना के प्रकट होने के बारे में। यह मामला स्वाभाविक रूप से कोई रहस्य नहीं है, विशेषकर पास ही स्थित काला बाजार। इस अवरोध के प्रकट होने के बाद इसने आसपास की दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा, और इस संरचना के भीतर से मुझे एक शक्तिशाली और भयानक आभा महसूस हुई। घूमते घूमते काला बाजार में एक बार फिर हलचल मच गई और सभी लोग भाग गए। ये सचमुच अजीब है। ऐसा कितनी बार हुआ है? इस बार कौन होगा? अब से इस भटकते काले बाजार में आने की कोई जरूरत नहीं है। यह शायद त्यानशीन राज्य की सबसे खतरनाक जगह है।
ये कहा जा सकता है कि जो मूल रूप से त्यानशीन राज्य का सबसे सुरक्षित आश्रय था, वह अब सबसे खतरनाक स्थान बन गया है। और ऐसे भी साहसी लोग हैं जो गुप्त रूप से संपर्क करते हैं संरचना सीमा के भीतर चीजों और लोगों की खोज की। और इसकी बात तेजी से फैल गई। अब त्यानशीन राज्य में जियोफैन का विषय एक गर्म विषय है। विशेष रूप से हाल ही में जियोफैन ने दानव और दानव कुलों को बेतहाशा लूटा और ब्लैकमेल किया, और अंत में मनुष्यों को भी नहीं बख्शा। हर कोई उत्सुक है कि जियोफैन क्या करने जा रहा है। इस समय जियोफैन ने 3 कुलों के चौराहे पर इतना बड़ा अवरोध पैदा कर दिया, जिसने तुरंत अनगिनत शक्तिशाली लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वे सभी एक के बाद एक तीनों कुलों के चौराहे पर चले गए, ये देखने के लिए कि जियोफैन क्या करने जा रहा है। मैं परेशानी नहीं चाहता, बस देख रहा हूँ। यहाँ तक कि दानव कबीले के बुजुर्ग जैसे पूर्वज शियोंग और पूर्वज पक्षी भी खबर जानने के बाद रवाना हो गए। सीमा के भीतर 3 जनजातियों का मिलन। लेयर ने अभी बपतिस्मा का प्रथम स्तर पूरा किया है। अनगिनत आध्यात्मिक ड्रैगन बिखर गए और जियोफैन थकावट से भारी सांस लेने लगा। जहां तक संरचना के केंद्र में स्थित लेयर का प्रश्न है, वह जमीन पर सपाट लेटा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर प्रकाश की किरणें प्रवाहित हो रही थी तथा शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव हो रहा था। यह एक आत्मिक अजगर द्वारा शरीर में बपतिस्मा दिए जाने का परिणाम है। क्या लियर ठीक है? जियोफैन ने पूछा। ठीक है, ली ने दांत पीसते हुए धीरे से उठ खड़ा हुआ। उसने अभी अभी शारीरिक विस्फोट का दर्द अनुभव किया था। उसे लगा जैसे उसका शरीर अनगिनत बार फटने वाला है, लेकिन अंत में उसने इसे सहन कर लिया। और उन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनका शरीर अलग था। विशेष रूप से डेंटियन ऐसा लगता है कि यहाँ हर समय गर्म धारा बह रही है। उसने महसूस किया कि उसकी ताकत फिर से मजबूत हो गई है और उसका पूरा शरीर ताकत से भर गया है। लियर अगला कदम शुरू करने वाला है, जियोफैन ने गहरी आवाज में कहा। हाँ पिताजी, लियर ने सहमति जताई। पहले चरण में लियर का डेंटियन पहले से ही आध्यात्मिक शक्ति संग्रहित कर सकता है। दूसरा चरण प्राचीन पवित्र शरीर की मूल शक्ति को सक्रिय करना है। जियोफैन गंभीर दिख रहा था, और जब उसने अपने हाथों को लहराया तो बाधा से बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकल आई और एक बड़ा सुनहरा हथौड़ा धीरे धीरे शून्य में संघनित हो गया। ये स्वर्णिम हथौड़ा आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर है तथा इसमें हर समय आध्यात्मिक प्रकाश प्रवाहित होता रहता है। बूम! विशाल आध्यात्मिक हथौड़ा गिरा और लेयर के शरीर पर लगा। आह! लेयर को आत्मा के हथौड़े से चोट लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका छोटा शरीर आध्यात्मिक हथौड़े के सामने चींटी के समान कमजोर था। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। बैंग 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 बैंग! प्रत्येक बार जब हथौड़ा मारा जाता तो लेयर के शरीर से कुछ अशुद्धियां बाहर निकल जाती। लेयर अभी बहुत छोटा है और प्राचीन पवित्र शरीर गहरी नींद की अवस्था में रहा है। ये कदम पवित्र शरीर की उत्पत्ति को बलपूर्वक बाहर निकालने के लिए है, और इस कदम को भी आध्यात्मिक हथौड़े से बपतिस्मा दिया जाना चाहिए। हथौड़े का हर प्रहार लेयर को अपनी शारीरिक शक्ति को निखारने में मदद कर सकता है। बैंग 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 बैंग! लेयर को आध्यात्मिक हथौड़े से मारा गया और वह समूह में इधर उधर लुढ़क गया। वह बहुत ही दयनीय स्थिति में था और उसके शरीर पर निशान थे। बाद में उसने अपने मुंह से खून थूकना भी शुरू कर दिया। पकड़ो! जियोफैन चिल्लाया। वह बहुत परेशान लग रहा था। इस चरण के लिए कोई समय सीमा नहीं है, जब तक कि प्राचीन पवित्र शरीर की सारी मूल शक्ति बाहर न निकल जाए। सीमा के बाहर झाओ यानफू ने जब ये देखा तो उसका दिल टूट गया। लेकिन कुछ भी नहीं किया जा सकता। वह देखने के अलावा कुछ भी करने में असमर्थ थी। बेशक अगर यह स्तर पार हो जाता है तो लेयर आकाश जितना ऊंचा होगा और भविष्य में एक पक्षी उड़ सकेगा। बैंग 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 बैंग! हथौड़ा नीचे आया और पलक झपकते ही 1 घंटे तक प्रहार करता रहा। सबसे पहले लेयर के शरीर से काले पदार्थ के टुकड़े बाहर गिरते थे। ये सब उसके शरीर की अशुद्धियां थीं। लेकिन उसके बाद जब भी हथौड़ा गिरता, लेयर के शरीर से थोड़ी सी तारों की रोशनी निकलती। तारों का प्रकाश सुनहरा है। मूल शक्ति अंततः प्रकट हुई। जब जियोफैन ने इसे देखा तो वह बहुत खुश हुआ। इसके बाद हमें पवित्र शरीर की उत्पत्ति को बलपूर्वक बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। और इस समय एसएस अवरोध के बाहर कई जगह दिखाई दी। शो देखने के लिए अद्वितीय शक्तिशाली लोग आने लगे। सबसे पहले पहुंचने वाले यिंतियन कुत्ते के पूर्वज थे, जो सबसे करीब थे। ये यिंतियन कुत्ते का पूर्वज भयभीत लग रहा था। इतनी भयावह बाधा, ऐसी राजसी आध्यात्मिक शक्ति।
जमीन पर पड़े हुए आध्यात्मिक पत्थर और स्वर्गीय सामग्रियां और सांसारिक खजाने। गुडोंग अपने दृढ़ निश्चय के कारण वह अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सका। और वह बड़ा हथौड़ा क्या है? जियाओ फैन उस हथौड़े से किसे मार रहा है? वह लड़का कौन है? यिनतियन कुत्ता कुलपति दंग रह गया। यह कोई रहस्य नहीं है कि जियाओ फैन की एक बेटी है, लेकिन ये लड़का, क्या वह जियाओ फैन का बच्चे है? उसने इस जादुई व्यूह को स्थापित करने के लिए इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर संसाधनों को लूटा और जबरन वसूला। वह क्या करने वाला है? जैसे ही यिनतियन डॉग कुलपति स्तब्ध रह गए, वूजी ताओवादी उनकी ओर चमके और ठंडे स्वर में कहा, बेहतर होगा कि आप ईमानदार रहें और परेशानी पैदा करने के बारे में न सोचें, अन्यथा आपका कबीला नष्ट हो जाएगा। यिनतियन कुत्ता कुलपति, क्या उसने कुछ किया? उसने कुछ भी नहीं किया, और इस बार वह सिर्फ मजा देखने के लिए आया था। वह सचमुच परेशानी खड़ी करने नहीं आया था। वो सीनियर, गलत मत समझना, मैं तो बस देखने आया था। यिनतियन डॉग कुलपति ने वूजी ताओवादी को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने झुककर सलाम किया। यह अच्छी बात है, वूजी ताओइस्ट ने ठंडे स्वर में कहा, और अगले ही क्षण गायब हो गया। यिनतियन डॉग कुलपति ने राहत की सांस ली। जियो फैन अब किस स्तर पर है? क्या वह अब भी परेशानी खड़ी करने की हिम्मत रखता है? क्या वह पागल है? जब तक वह अब और जीना नहीं चाहता है, वूजी ताओवादी उसे चेतावनी देने के लिए यहाँ आया था। क्या ये व्यर्थ नहीं है? यिनतियन कुत्ता कुलपति के अतिरिक्त वहाँ 2 अद्वितीय स्वामी भी थे, दानव राजा और दानव भगवान। हालांकि झाओ वूजी को उनके और जियो फैन के बीच के रिश्ते के बारे में पता था, इसलिए वह उसे चेतावनी देने नहीं गया। लाल शैतान लड़की भी उसके साथ आए थे। इससे पहले जियो फैन दानव राजा पैलेस में गया, उससे संक्षिप्त मुलाकात की और चला गया। यह लाल शैतान लड़की ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। बाधा में लड़का जियाओ फैन के समान दिखता है, यह उसका बच्चे होना चाहिए। उसे किसने जन्म दिया? ये रेड डेविल गर्ल की पहली प्रतिक्रिया थी। तभी उसने लैन झांके और अन्य लोगों को देखा। सहज ही उसकी नज़र झाओ यानफू पर पड़ गई। वजह साफ है, क्योंकि यह महिला सबसे दुखी है, ये अवश्य ही वह होगी। ये कहना होगा कि महिलाओं की अंतर्ज्ञान कभी कभी बहुत सटीक होती है। हिस 2 और अंतरिक्ष दिखाई दी। ग्रे ड्रैगन मगरमच्छ कुलपति और शक्तिशाली बैल दानव कबीले के अद्वितीय मास्टर न्यूजान प्रकट हुए। यह क्या है? इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति, और वह बड़ा हथौड़ा क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, दोनों को झटका लगा। लेकिन अगले ही पल झाओ वूजी उनके सामने प्रकट हुए। ईमानदार रहो, परेशानी खड़ी करने के बारे में मत सोचो, वरना मैं तुमसे लड़कर मर जाऊंगा। ग्रे मगरमच्छ पूर्वज न्यूजान, वरिष्ठ वूजी बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ देखने के लिए आए हैं और हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। हाँ वरिष्ठ, आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। मेरे कबीले और जियो फैन में सुलह हो गई है। ताओवादी वूजी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, ये सबसे अच्छा है। फिर उसका आकार गायब हो गया। सभी शक्तिशाली ताकतें जो यहाँ आईं और जियो फैन के साथ दुश्मनी की, उन्हें एक बार पीटा जाना चाहिए ताकि वे कोई गलती न करें। हिस हिस हिस, ये कैंग, लिनहुआन और स्वर्गीय देव मंदिर के अन्य अद्वितीय स्वामी पहुंचे, और वे भी उत्सुक थे कि जियो फैन क्या करने जा रहा था। और तियानगांग पवेलियन के झेंग तियाननिंग भी उनके साथ आए। जियो फैन तियानगांग मंडप में लूटने गया। वह भी बहुत हैरान था, जियो फैन को इतने सारे आत्मा पत्थरों की आवश्यकता क्यों थी। परिणामस्वरूप ये इतने सारे आत्मिक पत्थर। झेंग तियाननिंग अचंभित रह गया। बाधा में मौजूद आत्मिक पत्थर के संसाधनों को देखकर उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। ये कैंग, लिन जुबान और अन्य भी हैरान थे, किस लिए है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस समय वूजी ताओवादी प्रकट हुए। उसने दूसरों की ओर नहीं देखा, बल्कि झेंग तियाननिंग को ठंडे अंदाज में देखा। बेहतर होगा कि तुम ईमानदार रहो और गलतियां मत करो। झेंग तियाननिंग, उसने किसे अपमानित किया? वह तो बस मौज मस्ती देखने आया था। उसने उसे क्यों बताया? उसने ये कैंग और अन्य लोगों को याद क्यों नहीं दिलाया? ये तो नंगा भेदभाव है। चिंता मत करो वरिष्ठ। लेकिन झेंग तियाननिंग और क्या कर सकता था? उसने बस इसे ईमानदारी से स्वीकार कर लिया। झाओ वूजी भावशून्य चेहरे के साथ चले गए। हिस हिस, अधिकाधिक संख्या में अद्वितीय बलवान लोग आसपास एकत्रित हो गए। यहाँ तक कि राक्षस कुल की पुरानी प्राचीन वस्तुएं भी आ गईं। लेकिन उन सभी को झाओ वूजी ने हरा दिया। यदि कोई विचार है जो जियो फैन के प्रतिकूल है, तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके गायब कर दें, अन्यथा झाओ वूजी उनसे मौत तक लड़ेगा। बाधा में जियो फैन ने स्वाभाविक रूप से अपने आसपास की हर चीज पर ध्यान दिया।
संरचना बनाने से पहले उसने सोचा था कि ये अद्वितीय गुरु उसे देखने आएंगे, इसलिए उसने इसकी परवाह नहीं की। अब उसे परवाह थी क्या लियर टिक पाएगा। लियर, जियोफैन ने बड़बड़ाया। उसके माथे पर नसें उभर आईं और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। स्पिरिट हैमर को नियंत्रित करना बहुत थका देने वाला था, और यदि कोई गलती हो जाती तो लियर बेकार हो जाता। इस समय ली अगठन के केंद्र में चिल्लाया, और वह भूल गया था कि उस पर कितने हथौड़ों से प्रहार किया गया था। पर अब लियर का शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। प्रत्येक हथौड़े के साथ लियर के शरीर से अधिक सुनहरी रोशनी निकलती थी। बैंग 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 बैंग, धीरे धीरे विशाल आध्यात्मिक हथौड़ा आधे दिन से लगातार गिर रहा है। पास में लगभग सभी शक्तिशाली पुरुष जिन्हें जियोफैन ने कभी देखा है, यहाँ हैं। विशेषकर दानव और राक्षस। वह हाल ही में वहां गया था और उन लोगों को ब्लैकमेल किया जिनका पहले कोई बदला नहीं था। ये अद्वितीय शक्तिशाली पुरुष जब वहां पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए, भले ही वे राहत क्षेत्र में थे और एक कबीले के पूर्वज थे। क्या ये जियोफैन पागल है? इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर संसाधन सिर्फ एक संरचना स्थापित करने के लिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। वह लड़का उसका बच्चे होना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं पागल हूँ, मैं बिल्कुल पागल हूँ। यहाँ इतने विशाल संसाधन हैं, तियानशीन राज्य के संसाधनों के लगभग आधे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। राहत क्षेत्र के ये अद्वितीय विशेषज्ञ सभी भयभीत थे और उनके सिर सुन्न हो गए थे। साथ ही वे व्यथित भी महसूस करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी आध्यात्मिक पत्थर संसाधन व्यर्थ हैं। हालांकि वे नहीं जानते थे कि जियोफैन क्या करने जा रहा था, लेकिन वे सोचते हैं कि क्या यह इसके लायक है। ये अद्वितीय मजबूत पुरुष भले ही पहले जियोफैन के साथ उनके मुद्दे थे, लेकिन अब वे सभी ईमानदार हैं और अहंकारी होने का साहस नहीं करते। एक और झाओ वूजी के साथ उनमें अहंकार से काम करने का आत्मविश्वास नहीं था। दूसरी ओर वे इस बात से निश्चिंत हो सकते हैं कि अगर उन्होंने अब जियोफैन को परेशान किया, वह दुष्ट तारा निश्चित रूप से उनका नाश कर देगा। क्या तुमने ध्यान दिया? उस लड़के का शरीर बहुत ही असामान्य लग रहा है। ये सुनहरी रोशनियां क्या हैं? बकवास। अगर उसका शरीर सामान्य है तो जियोफैन इस संरचना के साथ क्या कर रहा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। मैं आपकी ओर देखना नहीं चाहता, लेकिन लड़के के शरीर का रंग बदल गया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। सीमा के भीतरलिया के भौतिक शरीर से मूलतः स्वर्णिम प्रकाश निकलता था, लेकिन जैसे जैसे उस पर आत्मा के हथौड़े से प्रहार की संख्या बढ़ती गई, उसका शरीर पूरी तरह से सुनहरा हो गया। ये सही है, ये सुनहरा है। बूम! विशाल आध्यात्मिक हथौड़ा गिरा और लियर के शरीर पर लगा, जिससे तीखी आवाज हुई। लियर, जो पहले बहुत दर्द में था, स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि अभी हथौड़े की चोट से जो दर्द हुआ था वह अब उतना दर्दनाक नहीं था। जियोफैन ने यह दृश्य उसकी आंखों में देखा और उसके दिल में खुशी महसूस हुई। निश्चित रूप से ये काम कर गया। प्राचीन पवित्र शरीर की मूल शक्ति की एक बड़ी मात्रा को बाहर निकाल दिया गया। लियर, रुको, तुम्हें अधिक बल प्रयोग करने की आवश्यकता है। ठीक है पिताजी। लियर अब जमीन पर नहीं पड़ा था, न ही वह प्रतिरोध करने में असमर्थ था और केवल आत्मा के हथौड़े की मार ही सहन कर सकता था। इसके बजाय वह खड़ा हुआ और बहादुरी से उस विशाल आध्यात्मिक हथौड़े का सामना किया। हर बार हथौड़ा गिरता है। ये सभी लियर की शारीरिक शक्ति के लिए बहुत लाभकारी हैं। प्राचीन पवित्र शरीर उसी स्तर पर अजेय है। भौतिक शरीर की शक्ति शीर्ष जादुई हथियार के बराबर है। बैंग 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 बैंग! आसपास खड़े सभी दर्शक भयभीत हो गए। यद्यपि वे एक दूसरे से अलग थे, फिर भी वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि लड़के की शारीरिक शक्ति बहुत भयानक थी। इस भौतिक शरीर में मैं अपने शक्तिशाली बैल दानव कबीले से भी अधिक शक्तिशाली हूँ। नील झान ने अपने होठों को मोड़ते हुए कहा, वाह, तुम्हारे शक्तिशाली बैल दानव कबीले की तो बात ही छोड़ो, इस शरीर की तुलना केवल एक कमीने खोल वाली जाति से ही की जा सकती है। बगल में यिंतियन कुत्ते के पूर्वज ने मजाक उड़ाया। वह सच कह रहा है, बास्टर्ड शेल वाले राक्षसों की सुरक्षा मजबूत है, लेकिन उन सब में एक विशेषता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें दूसरों द्वारा उन्हें कमीना कहे जाने से नफरत है। उदाहरण के लिए वुजी ताओवादी। झाओ वुजी की आध्यात्मिक चेतना हर समय सभी दिशाओं का अवलोकन कर रही थी और वह स्वाभाविक रूप से यिंतियन डॉग कुलपति के शब्दों को सुन रहा था। उसके चेहरे पर ठंडक थी और वह ठंडेपन से देख रहा था।
पूर्वज यिन तियानगो इसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वरिष्ठ, गलतफहमी। यिन तियान कुत्ते के पूर्वज ने जल्दी से माफी मांगी। उसे इतना पछतावा हुआ कि वह भूल गया कि यह बूढ़ा आदमी भी एक कमीना था। ये बेसल्ट कछुआ नहीं है। झाओ हुजी ने ठंडी सांस ली। अब उसके पास इस बूढ़े कुत्ते पर ध्यान देने का समय नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे महामहिम की सुरक्षा पर ध्यान देना था। एक और आधा दिन बीत गया। ली एर सुनहरे प्रकाश से आच्छादित है और उसका शरीर छोटा है, लेकिन उसमें असीम शक्ति है। अब वह विशाल आध्यात्मिक हथौड़े के प्रभाव को पूरी तरह झेल सकता है। लेयर को अब लगता है कि वह पहले से दर्जनों गुना अधिक शक्तिशाली है। ऐसा लग रहा था जैसे एक मुक्का पहाड़ को चकनाचूर कर सकता है। ठीक है लेयर, चलो अंतिम चरण शुरू करते हैं। जियोफेन ने सांस छोड़ी और विशाल आध्यात्मिक हथौड़ा बिखर गया। ठीक है पिताजी, ली ने सिर हिलाया। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। अंतिम चरण, दृढ़तापूर्वक प्रयास करने के बाद वह अभ्यास कर सकता है। ये कदम कठिन और दर्दनाक है। रुको, जियोफेन ने गहरी आवाज में कहा। हाँ, अगले ही पल बाधा के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होने लगी। नीचे आध्यात्मिक पत्थर के खजाने के पहाड़ों से चमकदार चमक निकलने लगी और उनकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही थी और एकत्रित हो रही थी। धीरे से राजसी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा निर्देशित शून्य में कई गरजते बादल संघनित हो गए। क्रैकलिंग, इन गरजते बादलों के भीतर अनगिनत भयावह सुनहरी गिड़गिड़ाहटें हैं। भयानक शक्ति के साथ साथ राजसी आध्यात्मिक शक्ति भी है। बूम, आध्यात्मिक गड़गड़ाहट का एक बोल्ट गिरा और सीधे लीयर के शरीर पर लगा। आह! लीयर को आत्मा की गड़गड़ाहट का झटका लगा और उसके वस्त्र टूट गए, जिससे उसका दुबला शरीर दिखाई देने लगा। आत्मिक गड़गड़ाहट की शक्ति स्वर्ग की गड़गड़ाहट से कमजोर नहीं है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आत्मा की गड़गड़ाहट से मारा जाने के बाद गड़गड़ाहट की शक्ति से पीटा जाने के अलावा राजसी आत्मा शक्ति शरीर में प्रवेश करेगी और एक ही समय में शरीर को पोषण देगी। लीयर का शरीर ठीक हो रहा है। आत्मिक वज्र से बपतिस्मा पाकर उसके पवित्र शरीर की स्रोत शक्ति और भी अधिक राजसी है। बूम बूम बूम, एक के बाद एक भयानक आत्माएं गरजने लगी। लीयर की चीखें कभी बंद नहीं हुई और यहाँ तक कि उसका शरीर भी टूट गया। बेशक, जब भी गड़गड़ाहट बंद होगी ये गायब हो जाएंगी और लीयर की शारीरिक शक्ति में सुधार होगा और प्राचीन पवित्र शरीर की बेड़ियां थोड़ी और टूट जाएंगी। ये प्रक्रिया सबसे खतरनाक है। सफलता और असफलता। वहां तक कि जियोफेन भी आत्मा की गड़गड़ाहट की शक्ति पर काबू नहीं पा सकता है। वह हमेशा तैयार रहता था। अगर वज्र की शक्ति उसके बेटे को इस हद तक चोट पहुंचाती कि वह वज्र की विपत्ति का विरोध नहीं कर पाता, तो वह तुरंत वहां जाता और अपने बेटे को उसकी जान बचाने के लिए अमृत देता। बूम, अनगिनत भयावह सुनहरी गड़गड़ाहटें गिरी। लेयर को अकल्पनीय यातना सहनी पड़ रही थी। वास्तव में ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले से ही आत्मिक अजगर के बपतिस्मा और आत्मिक हथौड़े के तड़का लगाने का अनुभव किया था। अन्यथा ली किसी भी आत्मिक गड़गड़ाहट का विरोध करने में सक्षम नहीं होगा और उसका शरीर ढह जाएगा और मर जाएगा। बूम बूम बूम, 10 आत्माएं गड़गड़ाहट से गुजरी। ली ने आत्मिक गड़गड़ाहट की विनाशकारी शक्ति के अनुकूल होना शुरू कर दिया था। उसका शरीर मजबूत हो गया और वह बहुत अधिक आराम महसूस करने लगा, मानो उसकी जंजीरें खुल गई हों। अपने बेटे की असामान्यता देखकर जियोफेन राहत से मुस्कुराया। लियर, आकाश की गड़गड़ाहट की अधिक शक्तिशाली शक्ति के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है डैडी, ली ने सहमति जताई और उसकी युवा आंखों से एक जोरदार लड़ाकू भावना फूट पड़ी। बूम बूम बूम, सुनहरी गड़गड़ाहट ने लियर को अनगिनत बार दफना दिया, लेकिन वह फिर भी दृढ़ रहा और उसके शरीर से निकलने वाली आभा और अधिक मजबूत होती गई। बाधा के बाहर इस दृश्य को देखने वाले सभी अद्वितीय गुरु आश्चर्यचकित रह गए। क्या ये बहुत डरावना नहीं है? लड़का केवल 4 या 5 साल का दिखता है, लेकिन वह बिजली की गड़गड़ाहट को झेल सकता है। ये साधारण गड़गड़ाहट नहीं है, इसे जियोफेन ने स्पिरिट स्टोन संसाधनों का उपयोग करके बनाया है और इसमें पुनर्प्राप्ति की शक्ति है। बकवास, भले ही इसमें सुधार की शक्ति हो, अपने बेटे को इसे आजमाने दो। आसपास का इलाका उबल रहा था। ये कहा जा सकता है कि लिया ने अब अकेले अपनी शारीरिक शक्ति से आसपास के सभी लोगों को चौंका दिया। शारीरिक शक्ति की दृष्टि से मानव जाति सदैव सबसे कमजोर जाति रही है, लेकिन लेयर बहुत दुष्ट है। कुछ वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने भौतिक शरीर से वज्रपात का प्रतिरोध किया। क्या आपको लगता है कि इस छोटे लड़के की प्रतिभा जियोफेन से भी अधिक विकृत होगी?
पास में नील झान ने बड़बड़ाया। ये कहते ही आसपास का इलाका शांत हो गया। ये संभव लगता है। पिता और पुत्र दोनों कितने विकृत हैं। जियो फैन काफी डरावना था। उसका बच्चे तो और भी अधिक भयानक लग रहा था। झाओ यानफू ने राहत की सांस ली। उसने अभी अभी लियर के शरीर को टूटते हुए देखा था और वह इतनी चिंतित थी कि वो लगभग बैरियर में घुस जाना चाहती थी। अब लेयर ने पूरी तरह से गड़गड़ाहट की शक्ति को अपना लिया है। हर बार जब गड़गड़ाहट होगी तो उसके सुनहरे शरीर से निकलने वाली रोशनी और अधिक प्रबल हो जाएगी। एक तीखी आवाज सुनाई दी। प्राचीन पवित्र शरीर की एक बेड़ी टूट गई। जियो फैन बहुत खुश हुआ। लियर, रुको। बूम बूम बूम। लियर पर आधे दिन तक बिजली गिरती रही, फिर धीरे धीरे ये कम हो गई। इस दौरान लियर के शरीर से अनगिनत तीखी आवाजें निकलीं। ये प्राचीन पवित्र शरीर की बेड़ियां टूट रही थीं। लियर सफल हुए। बाधा में मौजूद अनगिनत आध्यात्मिक पत्थर और प्राकृतिक खजाने बर्बाद हो गए। ये त्यानशेनझोउ के लगभग आधे संसाधनों के बराबर है। शेष आध्यात्मिक शक्ति भी अत्यंत शक्तिशाली है। जियो फैन ने सांस छोड़ी और उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखी। प्राचीन पवित्र शरीर की बेड़ियां टूट गईं और लियर भविष्य में सामान्य रूप से अभ्यास कर सकेगा। बस इतना ही है कि अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी, लेकिन कोई बात नहीं, उसके पिता उसे छीन सकते हैं। लियर, अपनी सारी ताकत दानतियान क्यू सागर में इकट्ठा करो। जियो फैन चिल्लाया। हाँ, इसके बाद बाधा में शेष सभी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति को जियो फैन द्वारा इकट्ठा किया गया। एक अत्यंत विशाल स्वर्ण ड्रैगन का गठन किया। जाना, जियो फैन चिल्लाया। सुनहरा ड्रैगन लियर के डेंटियन की ओर दौड़ा। आध्यात्मिक शक्ति उमड़ पड़ी। इस बार आध्यात्मिक शक्ति नष्ट नहीं हुई, बल्कि सारी शक्ति लियर के डेंटियन में केंद्रित हो गई और लियर का आभामंडल लगातार बढ़ रहा था। प्राचीन पवित्र शरीर स्वयं सबसे शक्तिशाली दिव्य हथियार था। प्राचीन अभ्यासों की कोई आवश्यकता नहीं थी। शरीर निर्माण क्षेत्र का पहला स्तर, शरीर निर्माण क्षेत्र के 9वें स्तर का शिखर, क्यूई परिवर्तन क्षेत्र का पहला स्तर, क्यूई परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर का शिखर, टोंगटियन क्षेत्र का पहला स्तर, टोंगटियन क्षेत्र के 9वें स्तर का शिखर। डेंटियन की शक्ति संघनित हुई, पवित्र शरीर की उत्पत्ति में विस्फोट हुआ और सीधे सुनहरे प्रकाश के साथ एक सुनहरा अमृत इकट्ठा हुआ। जुवानादान क्षेत्र। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले ही क्षण स्वर्ण अमृत बिखर गया और शियाओली का युवानशेन संघनित हो गया। युवानहुन क्षेत्र।